नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इस अंक में इन खबरों पर मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अपने आंकड़ों के साथ खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। खेलो इंडिया युवा खेलों में तीरंदाजी की रिकर्व प्रतियोगिता में हरियाणा की रिद्धि ने लड़कियों और राजस्थान के कपिश सिंह ने लड़कों का स्वर्ण पदक जीता। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच जारी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। फुटबॉल, भारत ने फीफा नेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्थान पक्का कर इतिहास रचा और दिल्ली की अनाहत सिंह इस वर्ष विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात खेलो इंडिया युवा खेलों की। खेलो इंडिया युवा खेलों में आज तीरंदाजी की रिकर्व प्रतियोगिता में हरियाणा की रिद्धि ने लड़कियों और राजस्थान के कपिश सिंह ने लड़कों का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फुटबॉल की बात करें तो तमिलनाडु की लड़कियों ने झारखंड को 2-0 से हरा दिया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में हरियाणा एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है और उसकी झोली में इस समय 39 स्वर्ण, 35 रजत और 42 कांस्य पदक सहित कुल 116 पदक हैं। वहीं महाराष्ट्र 39 स्वर्ण, 35 रजत और 30 कांस्य पदकों के साथ कुल 104 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक 21 स्वर्ण के साथ तीसरे, मणिपुर चौथे और केरल 5वें स्थान पर मौजूद है। रणवीर, खेलो इंडिया खेलों का ये जो संस्करण है एकदम अपने शीर्ष पर है और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, हरियाणा जिसे खेलों का एक हब कहा जाता है, एंड इट शोज कि वो क्यों हब है, इतने स्वर्ण लेकर वो शीर्ष पर बना हुआ है। हरियाणा की जो उपलब्धि है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें साथ साथ एक चीज और जोड़नी होगी कि जैसा कि आपने कहा हरियाणा हब है, हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया है। नेक टू नेक रेस चल रही है फर्स्ट पोजीशन के लिए। महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे है, एक आधा गोल्ड मेडल उसका पीछे है, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल इनके बहुत ज्यादा है उनसे। तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र दो ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने खिलाड़ियों को और खासकर लड़कियों को जिस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं, दोनों ही जगह छोटे घरों के बच्चे जो है वो हर खेल में आगे आ रहे हैं और देश का नाम तो कर ही रहे हैं। चाहे खासकर कुश्ती के लिए तो हरियाणा मशहूर है ही, कुश्ती और बॉक्सिंग के लिए, लेकिन दूसरे खेलों में भी जिस तरह से उसने प्रगति की है वो अच्छी बात है। लेकिन नवीन, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कोई भी जो स्टेट है किसी भी बड़े आयोजन को होस्ट करता है, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे अब ये खेलो इंडिया के गेम्स हैं, जो होस्ट करता है, होस्ट स्टेट होता है, वही टॉप पे होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2002 में जब हैदराबाद में नेशनल गेम्स हुए तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए के चेयरमैन भी थे और वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे उस दौर में। तो उन्होंने क्या किया, सीआईएसएफ के जितने प्लेयर्स थे उन सबकी लोकल पोस्टिंग वहां करवा ली, मेडल टैली में टॉप पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हरियाणा जब हब कहा जाता है, हरियाणा ने इतना कुछ दिया, उनका कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, मतलब ओलंपिक के लिए अगर एक प्लेयर क्वालिफाई कर जाता है तो वो 11 लाख रुपए और एक गाड़ी दे रहे हैं बड़ी सी। वो कहते हैं भाई क्वालिफाई करना भी तो अब मेडल के बराबर है, अपने घर से तो हम भेज नहीं रहे किसी को, क्वालिफाई करता है तब जाता है। तो ये एक अच्छी बात है और जिस तरह का वो बूस्ट दे रहे हैं प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे डिस्कशन से एक बात निकल कर, रणवीर, आपने कहा कि हरियाणा कुश्ती के लिए फेमस है, सारे पहलवान वहीं से लगभग निकल कर आते हैं और पदक भी उनकी झोली में आते हैं। ठीक उसी तरह केरल, कलियारापट्टू के जितने भी मेडल थे वो उनकी झोली में गए हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो स्टेट जिसके अंदर पारंगत है जिस खेल में, उसने उसको पीछे नहीं छोड़ा है और उसके पदक अपने लिए लेकर आए। हाँ बिल्कुल, वो बात तो है ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये विजन है, उस विजन को पहले साकार किया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। जब वो खेल मंत्री थे तब इन खेलों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से बराबर इन खेलों में जो प्रगति हो रही है, तो हिंदुस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है, और जब हम कहते हैं कि 2028 में हमारे मेडल जो है इतने होने चाहिए ओलंपिक के, उतने मेडल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होने का मतलब ये है कि आप किसी एक पे डिपेंड नहीं कि ये रिटायर होगा तो क्या होगा। ये बड़ी बात है। यानी कि होनहार बिरवान के हो तो चीखने बात, यानी कि अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और खेलो इंडिया उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है।
और अब बात क्रिकेट की। ओडिशा के कटक में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने इस समय एक विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। छठा ओवर इस समय चल रहा है। भारत के लिए यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रृंखला के हिसाब से देखा जाए। अगर भारत ये मैच हार जाता है, हालांकि कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा, तो भारत के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। और रणवीर, पहले मैच के अंदर भारत एक विशाल स्कोर खड़ा किया और हार गया। ये कमी कहां पे नजर आई? देखिए, उस मैच की कमी मैं बताऊं कि हार्दिक पांड्या ने वो जो लास्ट बॉल का जो खेल था, एक रन नहीं लिया और चौका जाएगा और 2 रन रह गए, वो सब उसी गफलत में दिनेश कार्तिक जैसे सीनियर प्लेयर को हार्दिक पांड्या ने वापस भेज दिया, रन नहीं लिए थे। तो वो वहां थोड़ी सी चूक हुई थी और जिस वजह से साउथ अफ्रीका उसको कवर करने में आसान रहा, क्योंकि 211 रन कम नहीं होते हैं T20 मैच में, और उसको भी आप डिफेंड नहीं कर पाए। तो एक तो आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो आराम कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार लेदे के जो है सीनियर बॉलर यहाँ खेल रहे थे। तो मैं हमेशा कहता हूं आप रन कितने भी बनाओ, लेकिन आप डिफेंड करना जानते हो। अगर आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना मजबूत होना चाहिए, वरना आप रन कितने भी बना लो, दूसरी टीम उसको पार कर जाएगी। और रणबीर, दूसरे मैच में भी भारतीय टीम ने कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि पहली हार के बाद उन्हें सबक लेना चाहिए था। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में 2 बदलाव किए हैं। माना जा रहा था कि भारतीय टीम हमारी जो पेस बैटरी है उमरान मलिक को उतारेगी, लेकिन आज भी वो नहीं हुआ। पता नहीं, जो भी उनकी सोच है, क्योंकि टीम प्रबंधन जो देखता है, पिच का मिजाज देखता है, वहां का वातावरण देखता है, उस हिसाब से टीम बनाता है। और टीम में अगर बदलाव नहीं किया तो एक तरह से ये अच्छा भी है कि जो थोड़ा सा चूक गए थे उन पर भरोसा जताया है कि ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, इस मैच में कमबैक करो, क्योंकि ये 5 मैच की सीरीज है, तो इतना अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मैच हाथ से निकला है। रणबीर, मैच हारने के बाद विशेषज्ञों की एक राय बनी थी कि भारतीय टीम की जो कप्तानी है वो सही से नहीं हो रखी है। हमने विशेषज्ञों से बात की। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आईपीएल के जो टूर्नामेंट्स हैं, आईपीएल के जो मैचेस हैं, वो आपकी चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं, तो फिर क्यों नहीं हार्दिक पांड्या को इस टीम का कप्तान बनाया गया और क्यों टीम की जो कमान थी वो ऋषभ पंत के हाथों में दे दी गई, जो लगातार देखा जा रहा है कि वो हर बार चूक रहे हैं कप्तानी में? मैं इसमें दूसरी चीज कहूंगा, कप्तानी से ज्यादा सिलेक्टर्स पे सवाल खड़ा करूंगा जी, कि आपने सीनियर प्लेयर्स को और खासकर बॉलर्स को, मेन बॉलर्स को आपने आराम दे दिया पूरी तरह से, तो फिर सीरीज का हाल यही होगा कि आप 210 रन बनाए, 250 रन बनाए, उसको भी दूसरी टीम कवर कर लेगी। मेन चीज है विकेट निकालने या कम से कम कंटेन करो। आप 10 विकेट ना निकालो तो आपकी बॉलिंग में वो धार होनी चाहिए कि दूसरी टीम रन ना बना पाए। आप कितने भी रन बना लो, अगर आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट हल्का है तो दूसरी टीम आप पे हावी रहेगी और वो उसको पार कर जाएगी। भुवनेश्वर के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि इन्हें रेस्ट देना चाहिए, इनकी बॉलिंग में वो पैनी धार नहीं रही है और नए लड़कों को लेकर आना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, डू यू थिंक कि आज वो इतना बड़ा स्कोर बना सकते हैं? हालांकि हमारा पहला विकेट जो है वो बहुत जल्दी गिर चुका है ऋतु गायकवाड के रूप में। देखिए, T20 मैच है, इसका एक ओवर में या तो आपका एक आधा विकेट निकल जाता है या आपके रन कम बन पाए तो प्रेशर आने लगता है, वो प्रेशर दूसरों पे और ज्यादा हावी होता जाता है। तो उसमें इस तरह से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी ये बनाएंगे रन, आज उन्होंने आपको बैटिंग पहले दे दी है, आपके जो रन होंगे उसके बाद वो फिर देखेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हिंदुस्तान को ये देखना है कि आपके रन जो भी हो, लेकिन आपका बॉलिंग और फील्डिंग कम से कम इतनी गजब की हो कि आप रन रोक सकें। रणवीर, कहीं ना कहीं हमने दक्षिण अफ्रीका को मौका दिया है। पिछले 1.5-2 महीने से वो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर आईपीएल के मैचेस खेल रखे हैं और वो पूरी तरह से यहाँ की पिचेस के वाकिफ हो चुके हैं, यहाँ के मौसम के वाकिफ हो चुके हैं। और भारतीय टीम के लिए कहीं ये घाटे का सौदा तो नहीं लग रहा कि आपने आईपीएल में उनको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आप अब मैच आपके हाथों से निकलता जा रहा है। पिछले मैच में जिस तरह से वान डे डोसेन 75 रन बना के नॉट आउट रहे थे 46 बॉलों में, 7 चौके और 5 छक्के थे। डेविड मिलर ने 31-32 बॉलों में 64 रन बनाए थे, वो भी नॉट आउट रहे थे। उनके भी तकरीबन इसी तरह का स्कोर था, 4 चौके थे, 5 छक्के थे जी। तो ये जो पार्टनरशिप हुई थी, मेरे ख्याल से अनबीटन 130 रन के आसपास की पार्टनरशिप थी। इसको अगर बीट करते तब तो अगला बैट्समैन आएगा, इन्हीं ने काम पूरा कर दिया, तो इसलिए इतनी आसान जीत रही साउथ अफ्रीका की। देखना होगा हिंदुस्तान की टीम क्या सबक लेकर के आज मैदान पर उतरी है। बैटिंग पहले कर रही है, लेकिन मुझे इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखना और फील्डिंग देखनी कैसी रहती है। जी, इस बीच हम आपको बता दें जो स्कोर है वो भारत का हो चुका है 1 विकेट 42 रन और 6 ओवर पूरे हो चुके हैं। और अब आपको लिए चलते हैं एक रोमांचक मैच की ओर। न्यूजीलैंड वर्सेस आपका इंग्लैंड का जो मैच है इस समय,
इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, 279 रन उन्होंने बना चुके हैं, 279, 2 विकेट आउट हो चुके हैं, लेकिन हालांकि उन्हें पीछा करना है 553 रन का विशाल स्कोर। रणवीर, ये टेस्ट मैच है जी, पहला टेस्ट मैच, विकेट पतझड़ की तरह गिरे थे, पहले तो न्यूजीलैंड के, उसके बाद इंग्लैंड के, फिर सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड ने कुछ स्कोर बनाया, लेकिन मैं मैच के दूसरे दिन ही ये बता के गया था शो में कि ये टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। फाइनली इंग्लैंड 5 विकेट से जीत गया। इस मैच में नॉटिंघम में जिस तरह से उन्होंने 552 या 553 रन बनाए पहली इनिंग में, तो उनके लिए डेरिल माइकल ने नीचे 190 रन की पारी खेली। उससे ये स्कोर इतना बड़ा हुआ। तो एक प्लेयर के करने से 200 रन उसने बना दिए, बाकी टीम के ये बचे हुए रन थे। ठीक है, स्कोर 552 या 53 जो भी पहुंचा है। इंग्लैंड की टीम सक्षम इसलिए जो मैंने इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है। यहां आप देखो उनकी पेस बैटरी टेस्ट मैचेस में, चाहे वो एंडरसन हो चाहे स्टुअर्ट ब्रॉड हो, दोनों ने मिलके 1186 विकेट अभी तक टेस्ट मैचेस में लिए हैं। वो 2 अकेले गेंदबाज काफी हैं दूसरी टीम को ढाने के लिए। तो उनके जो न्यूजीलैंड के 552 रन हैं, उसको ये पार करने की क्षमता रखते हैं, मैं तो ये जानता हूं। और जैसा कि अभी देख रहे हैं हम 2 विकेट के नुकसान पे तकरीबन 300 रन के आसपास पहुंच रहे हैं जी। तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ाएगी, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी ओली पॉप ने कही है, 127 रन बनाए, जो रूट ने 76 रन बना के उनका साथ दिया। और जैसा ही अभी हमारे विशेषज्ञ रणवीर ने कहा है कि इस समय इंग्लैंड जो है बहुत संभल कर खेल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो 553 रन का पहली पारी का जो स्कोर है वहां तक पार करेगा, बिल्कुल करेगा। क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल की बात। भारत ने प्रतिष्ठित फीफा नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में 26 से 30 जुलाई तक होने वाले टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें 23 अन्य देशों की टीमें भी शामिल होगी। इस साल भारत एशिया ओशनिया क्षेत्र का आ गया है, जिसमें उसे प्ले इन खेलने का मौका मिला, जो प्ले ऑफ के लिए सीधा क्वालिफायर था। 4 हफ्तों में भारत ने 32 मैच खेले, जिसमें 12 जीत, 11 हार और 9 ड्रॉ शामिल थे। प्ले ऑफ के लिए भारत के लिए 2 जीत जरूरी थी और भारत ऐसा करने में सफल रहा। इससे पहले कल भारत ने एशियन कप क्वालिफायर में अफगानिस्तान पर 2-1 की रोमांचक जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में भारत की यह दूसरी जीत है। भारत का अगला मुकाबला 14 जून को हांगकांग से होगा। सुनते हैं कल के मैच पर पुष्पलता की ये रिपोर्ट। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री और साहिल समत के शानदार प्रदर्शन से भारत ने अफगानिस्तान पर 2 गोल दागे। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने 86वें मिनट में फ्री किक से गोल किया। इस गोल की बदौलत भारतीय टीम ने मुकाबले के आखिरी क्षणों में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की, लेकिन भारतीय टीम की यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि ठीक 2 मिनट बाद मेहमान टीम की ओर से जुबियार अमीरी ने 88वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। ऐसे में सभी को लग रहा था कि मामला एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन अब्देल समद साहिल ने इंजरी टाइम में गोल दागते हुए भारत को 2-1 की जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर आ गया है। उसने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही जीत दर्ज की है। हांगकांग की टीम पहले स्थान पर है। दोनों के खाते में एक समान 6 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के मामले में हांगकांग की टीम आगे है। भारतीय टीम ने अपने सफर का आगाज कंबोडिया पर 2-0 की जीत के साथ किया था। 8 जून को खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील छेत्री ने डबल गोल किए थे। एक गोल पेनल्टी पर आया तो दूसरा फील्ड गोल था। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच के मैच का यह हाल है कि 7वां ओवर चल रहा है और भारत का दूसरा विकेट भी गिर चुका है और बोर्ड पर लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 48 रन। और अब फुटबॉल की बात। कल बेहतरीन खेल का प्रदर्शन भारत ने अफगानिस्तान के साथ किया, लेकिन गोल जो था वो एक बार फिर सुनील छेत्री की किक से आया। पिछले 1 महीने से जिस तरह से इंडियन फुटबॉल टीम अब परफॉर्म कर रही है वो लाजवाब है। और भाईचुंग भूटिया के बाद से सुनील छेत्री के पास जब से कमान है भारतीय टीम की, भारतीय टीम देखती भी सुनील छेत्री की तरफ ही है कि हमारे खेवानार यही होंगे। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले मैच में डबल गोल किया था, उस लिहाज से आने वाला जो क्रूशल मैच है उसमें भी सुनील छेत्री से उम्मीद रहेगी कि वो अच्छा स्कोर करे और अपनी टीम को आगे ले जाए। जी, कल का मैच बहुत शानदार रहा। आखिरी मिनट के अंदर भारत ने जीत दर्ज की जब उन्होंने दूसरा गोल सबद ने किया था, लेकिन एक बार फिर
रणबीर, बात आ जाती है कि सुनील छेत्री पर कब तक भारतीय टीम अपने कप्तान पर निर्भर रहेगी, जबकि फुटबॉल के इतने मैच अब हिंदुस्तान भारत में लगातार खेले जा रहे हैं, क्लब के मैचेस भी हो रखे हैं, लेकिन एक टीम निकल कर नहीं आ पा रही है। देखो, ज्यादा पीछे ना जाए तो जब विजयन थे तो विजयन के टाइम में भी पूरी टीम विजयन की तरफ ही देखा करती थी, फिर भाईचुंग भूटिया आए तो भाईचुंग भूटिया की तरफ देखा करती थी, अब सुनील छेत्री पे पूरी तरह टीम डिपेंड करती है। तो ये तो भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इतना बड़ा कंट्री है और फुटबॉल ऐसा एक आम खेल है विश्व का, उसमें हमारी टीम उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाती। एक आधे खिलाड़ी निकलते हैं, एक साथ 2-3 अच्छे खिलाड़ी कभी टीम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। जी, और अब बात हॉकी की। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और मेजबान बेल्जियम के बीच डबल हेडर का दूसरा मुकाबला आज रात 8 बजे से बेल्जियम के एंटवर्प में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में कल भारत ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में पराजित किया था। अंक तालिका में भारत दूसरे जबकि बेल्जियम तीसरे स्थान पर है। और अब बात स्क्वैश की। दिल्ली की अनाहत सिंह 11 से 31 अगस्त तक फ्रांस के नैन्सी में होने वाले 2022 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 वर्षीय उम्र के खिलाड़ी अनाहत ने 4 से 8 जून तक चेन्नई के इंडियन स्क्वैश अकादमी में आयोजित चयन ट्रायल के फाइनल में महाराष्ट्र की ऐश्वर्या खूबचंदानी को 3-0 से पराजित किया। अनाहत ने ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2019 में स्वर्ण सहित भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। 2019 में उन्होंने डच ओपन और स्कॉटिश ओपन में यूरोपीय जूनियर ओपन युवा खिताब पर भी कब्जा किया और एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का वो हिस्सा रही थी। 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियन अब 15 से 19 जून के बीच थाईलैंड के पताया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप खेलने की तैयारी कर रही हैं, जिसके बाद वो जुलाई में जर्मन और डच जूनियर स्क्वैश ओपन 2022 खेलने के लिए यूरोप में जाएंगी। देखो नवीन, अनहद जिस तरह से अभी 14 साल की उम्र है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लास्ट ईयर जब 13 साल की उम्र थी तब उन्होंने डच और स्कॉटिश ओपन जो बड़े टूर्नामेंट हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वहां इस तरह का शानदार प्रदर्शन किया था। 14 साल की उम्र में अगर ये लड़की इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं भारत की जो अच्छे स्क्वैश प्लेयर्स की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। जी, अब तक रणबीर हमें 2-3 नाम ही स्क्वैश में याद आते थे, लेकिन अनहद जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रखी हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के लिए एक दावेदारी बनेगी भविष्य में पदक की। बिल्कुल, और जिस तरह से 14 साल की उम्र में इतना शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है तो ये खिलाड़ी भारत का काफी साल तक नाम रोशन करेगी। स्क्वैश के बाद बात बैडमिंटन की। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स और चीन की चेन फेई ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में एक्सेल्सन ने ताइवान के चाओ तियानशिन को लगातार सेट में 21-10, 21-12 से पराजित किया। वहीं चेन फेई ने थाईलैंड की रत्चानोक इंताडोन को 21-16, 18, 21, 21-15 से हराकर खिताब अपने नाम किया। चेन फेई ने पहले बार इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता था। रणबीर, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जीत गए हैं, वहां पे रत्चानोक इंताडोन हार गई हैं। भारत ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन भारत के लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु कुछ खास नहीं कर पाए, हालांकि उनसे लगातार उम्मीदें की जा रही थी जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले मैचों में दिया था। लक्ष्य सेन तो विशेषकर जिस तरह से जनवरी से लेकर अब तक बराबर छाए हुए हैं जी, तो इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन ये जूनियर खिलाड़ी अब सीनियर लेवल पे जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, आने वाले समय में ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब बात भारोत्तोलन की। भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। मैक्सिको में आकांक्षा ने महिलाओं की 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 127 किलोग्राम भार उठाकर यह पदक जीता। स्नैच में आकांक्षा 59 किलोग्राम वजन उठाकर पहले स्थान पर रही। क्लीन और जर्क में आकांक्षा ने 68 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आकांक्षा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आकांक्षा के पदक जीतने पर देश को गर्व है। भारतीय खिलाड़ी, भले ही वो पुरुष खिलाड़ी हो, महिला खिलाड़ी हो, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रखे हैं। और रणबीर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब भी हम बात करते हैं तो पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, हफ्ते डेढ़ हफ्ते से भारत में लगातार पदक आ रखे हैं। भारतीय खिलाड़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे कोई भी खेल क्यों ना हो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जिस तरह से चाहे बॉक्सिंग हो रही है, वेट लिफ्टिंग हो रही है या रेसलिंग हो रही है, पदक बराबर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ऐसे ही पदक आते रहेंगे तो उम्मीदें बनी रहेंगी, क्योंकि इस बार अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और उसके बाद एशियन गेम्स तो टले हैं, लेकिन कब तक टले हैं कह नहीं सकते जी, पर कॉमनवेल्थ गेम्स तो बिल्कुल नजदीक है।
रणबीर के साथ हम और बहुत सी चर्चाएं करना चाहते थे, लेकिन वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। चलते चलते हम आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय दूसरा T20 क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। भारत के 2 विकेट गिर चुके हैं, 8 ओवर हो चुके हैं और 54 रन बोर्ड पर लगे हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।